कांग्रेस पार्टी जो है वो एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है। आप वोट चोरी की बात करते हैं, आप एसआईआर की बात करते हैं, एक तरीके से एक शिकायत के मूड में है पार्टी। आज मुझे सबूत देना पड़ता है कि मैं भारतीय हूं कि देशद्रोही हूं। सलमान इस देश में बड़े पद पर पहुंच रहा था, नहीं आज भी पहुंच रहा है। उमर अब्दुल्ला अपने बलबूते पर पहुंचे हैं, बीजेपी की वजह से नहीं पहुंचे। यानी ये देश मौका भरपूर देता है ना सबको। आप ये बताइए कि भारत सरकार क्या कर रही है? भाई फौज तो आपकी लगी है, अगर वहां से इलीगली कोई घुस के आ रहा है तो जिम्मेदार आप हैं। फैसला तो कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री करेंगे। चीफ जस्टिस को बाहर क्यों किया आपने? और उड़ान के मंच पर अब बारी है एक ऐसे राजनेता की जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, राजनीति में लंबा अनुभव है, मुखर वक्ता है, कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी पहचान है जिनको हर कोई सुनना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है। आपकी तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री राशिद अलवी साहब का। वो मंच पर आए और उनके साथ मंच साझा करेंगे विशाल कालरा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री राशिद अलवी साहब का। राशिद अलवी साहब बीजेपी के विधायक हैं, नंदकिशोर गुर्जर साहब। उन्होंने कहा है कि हमारे बड़े भाई राशिद अलवी साहब बैठे हुए हैं, पहले उनको हम सुनेंगे और फिर हम मंच पर आएंगे। ओवर टू यू विशाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रह जाते हैं। रुद्र प्रताप जी हैं, सुनील जी हैं, दुष्यंत जी हैं, राजकुमार जी हैं, सभी मुझे लगता है एक एक प्रश्न जरूर आपसे पूछना चाहेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आज इनके प्रश्नों से शुरुआत हो, हमारे प्रश्न थोड़े पीछे रखे जाएं। रुद्र प्रताप जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा सवाल परिसीमन को लेकर के है, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत लंबे समय से देश की राजनीति में हैं। 50 सालों से हमने परिसीमन पर रोक लगा करके देश को क्या दिया, क्योंकि लोकतंत्र में परिसीमन जो होता है वो तय करता है कि हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है। और ये जब संवैधानिक प्रक्रिया थी तो इसको इमरजेंसी के दौरान रोक लगाया गया और अब तक कोई भी राजनीतिक दल इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। हम एसआईआर पे बात करते हैं, हम चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात करते हैं, लेकिन जहां परिसीमन, जहां से सीटें बढ़नी है, जहां से ये तय होना है कि हमारे प्रतिनिधि कितने होंगे, उस पर हम 50 साल से रोक लगाए हुए हैं। और वो रोक जो 26 में खत्म होने वाली है उस पर आज भी चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या ये हम रोक को और आगे बढ़ाने वाले हैं या हम इस बार परिसीमन पे विपक्ष अपनी कोई बात रखेगा? क्योंकि सरकार तो इसको लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष भी उसी की तरह से कोई इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि परिसीमन जरूरी है और इस बार 26 में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, सवाल आपका बहुत अहम है। एक तो ये गलतफहमी दूर कीजिए आप कि इमरजेंसी के अंदर इस पे पाबंदी लगी थी। कॉन्स्टिट्यूशन की ये इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हर 10 साल के बाद सेंसस होगा और फिर डिलिमिटेशन होगा। शायद आपको मालूम नहीं कि लास्ट टाइम ये डिलिमिटेशन किसने रोका है। ये अटल जी की सरकार में रुका है। अटल जी की सरकार ने ये 2026 तक, जैसे कि आपने कहा, इस पे पाबंदी लगाई थी। अब सेंसस नहीं हुआ, रायशुमारी नहीं हुई, 2026 में होनी चाहिए थी। सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि 2026 के बाद डिलिमिटेशन होना ही है। वो करना पड़ेगा सरकार को। उनके पास 2 रास्ते। एक रास्ता यह है कि उसको फिर एक्सटेंड कर दें 10 साल के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से वो सरकार चला रहे। सेंसस करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे और इस तरीके से डिलिमिटेशन करेंगे कि राहुल गांधी भी चुनाव हार जाए, अखिलेश यादव भी चुनाव हार जाए। कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से काटेंगे
अपने हिसाब किताब से 2004 में लास्ट डिलिमिटेशन ये हुआ था, डिलिमिटेशन। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, सिख कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था। उन्होंने घर में बैठ के, चूंकि फिर सरकार आ गई थी अटल जी की, अटल जी ने अपॉइंट किया था, उस सरकार ने अपॉइंट किया था, फिर हमारी सरकार आ गई थी, लेकिन उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस हिसाब से बदला था जो आज आप देख रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा खतरा है, मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन करेगी और इस तरह करेगी कि विपक्ष के बड़े नेताओं को भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। राशिद अल्वी साहब, एक प्रश्न बिहार के चुनाव के बाद उठा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है। आप वोट चोरी की बात करते हैं, आप SIR की बात करते हैं, एक तरीके से एक शिकायत के मूड में है पार्टी कि चुनाव आयोग से शिकायत की जाए, सिस्टम पर सवाल उठाएं, बिल्कुल उठाइए, लेकिन क्या आपको लगता है एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करना जरूरी था? देखिए, दो अलहदा चीजें। कांग्रेस पार्टी कमजोर है, मानता हूं, यूपी में भी कमजोर है, बिहार में भी कमजोर है, हम नंबर 2। लेकिन आप खुद ही ये फैसला कीजिए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच होगा, उसका एम्पायर कौन होगा? इंडिया का तो नहीं होगा, पाकिस्तान का भी नहीं होगा। दोनों टीम जिस पे कंसेंसस करेंगी वो एम्पायर बनेगा। भारत के अंदर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ सरकार है। सारा विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, सारा विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव मत कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। हद ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ईवीएम में बेईमानी कर दी थी, अब हमने कर दी तो आपको क्या परेशानी? इससे बड़ा सबूत कुछ और चाहिए क्या आपको कि इलेक्शन कमीशन किस तरह बिहेव कर रहा? जब हम कहे, अच्छा एक और बड़ा सवाल, मैं सवाल उठाऊं, राहुल गांधी उठाएं, कोई उठाए, इलेक्शन कमीशन पे जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती। अरे भाई, सवाल इलेक्शन कमीशन से है, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? इसी से शक पैदा होता है, शुबा पैदा होता है कि पर्दे के पीछे कहीं दोनों मिले हुए तो नहीं। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन अपने आप डिफेंड करेगा। इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल आते हैं ये कहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे भरोसा नहीं है। अरे भाई, नहीं है भरोसा, कह रहे हैं हम, हालात को बदलिए। इलेक्शन कमीशन वो का मेंबर वो बनेगा जिसे मोदी साहब चाहेंगे। 2 आदमी बनाते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुका है, लेकिन कौन सुनता है फुगाने दुर्वेश? दरवाजे पे आए हुए फकीर की आवाज को कोई नहीं सुनता मेरे भाई, झड़क के भगा देते हैं। तो आज हमारा हाल यही है इस देश के अंदर। आप मुझे बड़े अदब से पूछता हूं, यूनियन मिनिस्टर बिहार के अंदर कहता है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान नमक हराम है। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं की? क्या वो इस काबिल है कि उसे कैबिनेट मिनिस्टर रहने दिया जाए? एक पूरी कम्युनिटी को आप कह रहे हैं कि जो सरकार की स्कीम्स हैं उसका फायदा सारा मुसलमान उठाता है और वोट बीजेपी को नहीं देता। तो बड़े अदब से पूछता हूं, 55 साल हमारी सरकार रही, उसकी सारी स्कीम का फायदा बीजेपी का हर नेता उठाता था, तो क्या कहूं मैं उन्हें कि वो नमक हराम है? इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहता है। आपने क्योंकि देश के मुसलमानों की बात कर ही दी है, तो मुझे अरशद मदनी साहब का स्टेटमेंट याद आ रहा है, 2-3 दिन पुराना। जमीयत के अरशद मदनी साहब ने कहा कि लंदन में मेयर जो है वो मुसलमान हो सकता है, खान हो सकता है। न्यूयॉर्क का मेयर एक मुसलमान हो सकता है, ममदानी हो सकता है। भारत में तो एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता है, और अगर कोई हिम्मत कर ले मुसलमान तो आजम खान की तरह वो जेल में होगा, या फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वालों की तरह
ईडी के शिकंजे में होगा। क्या वाकई मुसलमानों की हालत इतनी बुरी है हमारे देश में? देखिए, एक तो मैं ये बताऊं, मौलाना अरशद मदनी साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है। मौलाना अरशद मदनी के पिता मौलाना हुसैन अहमद मदनी पाकिस्तान के खिलाफ थे, हिंदुस्तान के टुकड़े होने के खिलाफ थे। इनके पिता माल्टा जेल के अंदर बरसों तक जेल में रहे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, बड़े फ्रीडम फाइटर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी उनकी इज्जत करते थे। आज उनका बेटा देशद्रोही हो जाएगा। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने जब तक शादी नहीं की जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। उसके बाद लड़की तलाश हुई, एक लंबे अरसे के बाद शादी हुई, और मेरी उम्र 17 साल थी जब उनका इंतकाल हो गया। भुगता तो मैंने है। आज मुझे सबूत देना पड़ता है कि मैं भारतीय हूं कि देशद्रोही हूं। दुनिया का अकेला देश है भारत जिसमें भारतीयों से पूछा जा रहा है कि सबूत दो तुम भारतीय हो। अरशद मदनी साहब का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष के उस बयान पे था जिस पे उन्होंने कहा था कि अगर न्यूयॉर्क का ममदानी जीता है तो हम बॉम्बे के अंदर किसी खान और मुसलमान को मियां नहीं बनने देंगे। इस पे तो कोई सवाल किसी ने नहीं उठाया। नहीं, पर क्या आप सहमत हैं? इसके जवाब में अरशद मदनी ने कहा था, और मैं आपसे पूछता हूं, ये तो बीजेपी की सरकार है। हमारी सरकार में कितने मुख्यमंत्री रहे? बिहार के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र में अंतुले रहे, राजस्थान के अंदर बरकतुल्ला रहे, देश के प्रधानमंत्री फखरुद्दीन अली अहमद रहे, जाकिर साहब रहे। लेकिन मेरे भाई हालात बदल गए। उस वक्त किसी ने ये सवाल नहीं उठाया था। आज मैं आपसे पूछता हूं, अरशद मदनी ने तो ये सवाल उठा दिया। नकवी कहाँ हैं? कट्टर बीजेपी के आदमी हैं। शाहनवाज कहाँ हैं? क्या कभी आपने सोचा था कि भारत की ऐसी सरकार होगी जिसमें 20 करोड़ लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा? तो अगर अरशद मदनी ने ये सवाल उठा दिया तो इस पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर सर, उमर अब्दुल्ला साहब को भी तो देखिए जी। उमर अब्दुल्ला साहब को भी तो देखिए। उमर अब्दुल्ला, उनको भी तो देखिए, वो भी तो इस बड़े पद पर पहुंचे हैं। मुसलमान इस देश में बड़े पद पर पहुंच रहा था, नहीं आज भी पहुंच रहा है। उमर अब्दुल्ला अपने बलबूते पर पहुंचे हैं, बीजेपी की वजह से नहीं पहुंचे। यानी ये देश मौका भरपूर देता है ना सबको। आप ये बताइए कि भारत सरकार क्या कर रही है? क्या आप इतनी बड़ी माइनॉरिटीज को नजरअंदाज कर देंगे? आप एक मंत्री नहीं बना सकते? अपनी पसंद का बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए जो गिरिराज सिंह की जबान बोलता हो, नाम तो हो उसका। आप वो भी बनाने को तैयार नहीं। क्यों? उमर अब्दुल्ला तो चुन के आए। मैं लोकसभा चुन के आया, किसी का एहसान नहीं था। राज्यसभा के हालात में आपने पूरे देश का माहौल बदल दिया। आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बोलिए तो आपको सत्ता मिल जाएगी? क्या ये उचित लगता है कि प्रधानमंत्री कहें कि उत्तर प्रदेश के अंदर ईद की बिजली आती है तो दिवाली की भी आनी चाहिए? अगर शमशान घाट है तो कब्रिस्तान है तो शमशान घाट भी बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया था, मेरी बहुत देर उनसे बात हुई थी, और मैंने तब भी उनसे कहा था, और उस वक्त इज्जत मैं उनकी आज भी करता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री एक नया भारत बनाएंगे। उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या आपने सबका विश्वास जीत लिया? नारा नारा ही रह गया। उस वक्त मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री पूरे देश को बदल देंगे, लेकिन बाद के हालात में तो लगा कि प्रधानमंत्री वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। इसलिए अरशद मदनी साहब का बयान कोई इतना काबिल एतराज नहीं। पवन गोयल साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी पवन जी। जी, मैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, कांग्रेस भी सम्मान करती है, पॉलिटिकल लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है, तो मैं इसलिए इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आज भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ले लीजिए, इससे पहले अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, उनको ले लीजिए, यूपीएससी से टॉपर ले लीजिए, डॉक्टर्स ले लीजिए, जजेस ले लीजिए, इंजीनियर्स ले लीजिए, स्कूल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, एमएलए ले लीजिए, यहाँ तक कि जिन्होंने ये बयान दिया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भाई ओवैसी कि 15 मिनट के लिए हटा दो, वो भी जेल से बाहर है, और उसके बाद मुस्लिम असुरक्षित है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ पर 2014 के बाद मुसलमानों का भारत के अंदर लोकतांत्रिक देश में बढ़ चढ़कर योगदान हो रहा है, और वो जो हंस के कह रहा है कि जय श्री राम और राम राम कर रहा है, और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो बस मैं इस पर जवाब चाह रहा था। क्या आपने आसाम के मुख्यमंत्री के बयान नहीं सुने? आसाम का मुख्यमंत्री कहता कि मैं इस्लाम को ही खत्म कर दूंगा। क्या आपने योगी आदित्यनाथ के बयान नहीं सुने कि जमीन में गाड़ दूंगा? क्या आपने योगी आदित्यनाथ के बयान नहीं सुने कि मैं गर्मी निकाल दूंगा? क्या आपने बयान नहीं सुने मेरे बुलडोजर तैयार हैं? क्या मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? किसके लिए बोल रहे हैं आप? अभी उनका बयान आया, हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। किसके लिए बनाए जाएंगे भाई? सर, विकास दुबे और दुर्गा था जो जिसके ऊपर जेसीबी भी चली, जिनके घरों पर एनकाउंटर, वो हिंदू थे। 186 एनकाउंटर के अंदर से कुछ आप ठीक, वो ये कह रहे हैं जिनके घरों पर बुलडोजर भी चले हैं, जेसीबी भी चली है, वो हिंदू भी हैं। ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं। जिनके लोगों के नक्शे पास नहीं हैं, गैर कानूनी मकान हैं। मुझे नहीं पता मेरे भाई आप कहाँ रहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। उत्तर प्रदेश में 90% मकान गैर कानूनी बने हुए, उनके नक्शे पास नहीं। चलिए मेरे साथ, मैं देहात में लेके चलता हूँ। चलिए मैं आपको कस्बात में लेके चलता हूँ। आप मुझे उस मकान का नक्शा पास दिखा दीजिए जिसमें योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं ऑफिशियली। आप बताइए कि उसका नक्शा पास है। पुराने जमाने में कहाँ कौन नक्शा पास करा रहा था भाई? 90% मकान बगैर नक्शा पास किए हुए बने हुए, तो आप सबको डिमोलिश करेंगे, सबको खत्म करेंगे? यही इंसानियत है। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई, आपने डिमोलिश करने शुरू कर दिए, पूरे मार्केट उजाड़ दिए आपने। आपको रत्ती भर एहसास नहीं है कि इन लोगों की रोजी रोटी कहां से चलेगी? सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, सवाल भारत के निवासी का। दिल्ली के अंदर कितने लोग हैं मेरे पास आते जिनको बर्बाद करके रख दिया आपने। सरकारें इसलिए बनती हैं कि जनता का ख्याल किया जाए। सरकारें सिर्फ कानून से नहीं चलती, और जिस देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी हो, वहां पे आप इस तरीके के कदम उठाएंगे? अब यही जो बात आप SIR कह रहे थे, क्या पहले वोट नहीं बनते थे इस देश के अंदर? एक आदमी जाता था, हर घर में जाता था, लिस्ट पास होती थी। लिस्ट के अंदर वो पूछता था, टिक लगा देता था, वोट बन जाता था। डेथ हो गई, काट देता था, बाहर चले गए, काट देता था। SIR का तो मैंने नाम नहीं सुना भाई पहले कभी। मैं कब से चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे ख्याल से 10 चुनाव में लड़ चुका हूं, मैंने कभी SIR का नाम नहीं सुना कि ये। पर सर, अभी वाली प्रक्रिया में खामी क्या है, ये भी तो बताना होगा ना है? अगर चुनाव आयोग अभी जो SIR की प्रक्रिया चला रहा है, इसमें खामी क्या है? आप समझ नहीं रहे इसकी खामी को। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि हम इस देश के अंदर NRC लागू करेंगे। बड़ा हंगामा हुआ देश के अंदर, जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नया तरीका निकाल लिया कि इलेक्शन कमीशन के जरिए NRC करा दो। ये SIR क्या, NRC तो है। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्यूमेंट दीजिए, आप आपके बाप का क्या नाम था, आपकी पैदाइश क्या हुई थी। मुझे माफी के साथ कह रहा हूं, अमित शाह जी और मोदी जी का बर्थ सर्टिफिकेट दिखवा दीजिए मुझे, आप राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। क्या उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे क्या? किसके पास होगा बर्थ सर्टिफिकेट?
आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे। मैं आप ताज्जुब करेंगे कि जब लोकसभा के अंदर आधार कार्ड का मामला आया तो ये फाइनेंस कमेटी के अंदर आया। मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर था। यशवंत सिन्हा साहब उस वक्त बीजेपी में थे और वो चेयरमैन थे। मैंने एक बार अमित शाह जी से भी ये कहा था, सारे बीजेपी के एमपीज ने आधार कार्ड की मुखालफत की थी। आज बगैर उस आधार कार्ड के एक कदम आप आगे चलने को तैयार नहीं। आधार कार्ड से आपकी नेशनैलिटी साबित नहीं होती है। आपकी नेशनैलिटी बैंक के अंदर अगर आपका फोटो लगा, कोई डॉक्यूमेंट है, उससे मान ली जाएगी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, आपसे क्या मांगेगा? आधार कार्ड। आपसे क्या मांगेगा? पैन कार्ड। सरकार कह रही ना पैन कार्ड मानेंगे ना आधार कार्ड मानेंगे, लेकिन जब बैंक कह देगा कि हाँ भाई ये इनका अकाउंट है, उसे हम मान लेंगे। भाई क्या तमाशा है भाई, किस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली ये राजनीति है, बड़े लोगों के वोट कटेंगे। मेरी कागज पर लिख लीजिए आप, 4 तारीख को लिस्ट आई, यूपी के अंदर कम से कम 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे। आप देख लीजिएगा मेरी बात। इसलिए ये एसआईआर हो रहा है। बिहार के अंदर 50 लाख वोटों को आपने काट दिया। और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आए, उनके वोट कट रहे हैं। भाई तो मुझे बताइए, बिहार के अंदर कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को आपने पकड़ा है? आप उनके नाम बताइए, लिस्ट बताइए। उन्हें आपने वापस भेजा कि नहीं भेजा? और बड़े अदब से एक सवाल पूछता हूं, भाई ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ कहां से रहे? हवाई जहाज से आ रहे हैं? सरहदों पे फौज किसकी लगी है? मोदी साहब की लगी कि विपक्ष की लगी? भाई फौज तो आपकी लगी है। अगर वहां से इलीगली कोई घुस के आ रहा है तो जिम्मेदार आप हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, आसाम के अंदर मैं गया, जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है वो बहुत महफूज नहीं। मुझे माफ कीजिएगा ये कहते हुए कि जो लोग वहां जिम्मेदार खड़े हैं, उनके साथ बातचीत करके बहुत लोग भारत में आते हैं, सुबह आते हैं, वहां का सामान लाते हैं, यहां बेचते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। आम प्रक्रिया। क्यों नहीं सरकार रोक रही? जब मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, उनका बयान मुझे याद है, आप कहें तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरहदों को पार करके इलीगली कोई आता है तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। तो आज कौन जिम्मेदार? मोदी साहब जिम्मेदार है, उनकी सरकार जिम्मेदार है। एक प्रश्न ये है कि अगर वाकई में एसआईआर में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, इस देश में जब जब कुछ भी गैर कानूनी हुआ है, गैर संवैधानिक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला है, बिहार चुनाव से पहले भी था। कुछ बदलाव करने के निर्देश जरूर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक बार भी इस प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं कहा गया। यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपने इस प्रक्रिया में गड़बड़ी पकड़ कर ले आए तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। ये भी हम गारंटी दे रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को शामिल कीजिए, वो सजेशन था। सुनिए मेरी बात, आधार कार्ड को शामिल किया, इलेक्शन कमीशन ने शामिल कर लिया। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि वही वोट बनना चाहिए जो भारतीय है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा। आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट कैसे मना कर देगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आधार कार्ड पर भी यही हुआ, इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दिया, हम आधार कार्ड को मानेंगे, लेकिन ये हम मालूम करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये आदमी भारतीय है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की तो मजबूरी है कि कानून के मुताबिक फैसला करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर नजर आ रहा है आपको। भारतीय जनता पार्टी से नाज़िया इलाही खान हमारे साथ हैं और आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। एक आखिरी प्रश्न जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि अलैहि व बरकातुहू। राशिद साहब, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, कागज़ दिखाने में दिक्कत कहाँ है? एक बात आपकी मुझे और थोड़ी अजीब सी लगी। मेरे नाना जस्टिस थे, जस्टिस गनी, उनके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट था। आपने कहा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये भी मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू साहब, इंदिरा गांधी
साहिबा, इनके ज़माने में क्या अस्पतालों में बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता था? हॉस्पिटल्स के अंदर एक ज़माने में कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था। मैं लंबे अरसे तक मायावती जी के साथ मैंने काम किया है। एक दिन मायावती जी ने मुझसे कहा, वो दिल्ली के किसी हॉस्पिटल के अंदर उनकी पैदाइश हुई थी। उनके पीए थे पूनिया साहब। मुझे कहा बहन जी ने कि मैंने हॉस्पिटल भेजा पूनिया को कि मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता करके आओ। ठीक, पूनिया हॉस्पिटल गए, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। तो आप मुझे बताइए उस जमाने में कहाँ होता था? सो इट्स गुड ना कि एसआईआर से हमें एक स्क्रूटनी हो जाएगी और संविधान के आर्टिकल 324 के माध्यम से ही ये काम हो रहा है। देश का सर्वोच्च न्यायपालिका को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स गुड कि एक बार हो जाए स्क्रूटनी। नहीं, शायद आपको मालूम नहीं है जी। कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उठाया था कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी फाइल सुबह से शाम तक एकदम तेजी के साथ दौड़ती चली गई और इनका अपॉइंटमेंट आपने कैसे कर इट दिया? वाज नॉट क्वेश्चन। हाँ, वो क्वेश्चन नहीं था, वो उन्होंने पूछा था। जब हम देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में होते हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, हम अपना सबमिशन रखते हैं और जज साहब को जो चीजें पूछनी होती हैं वो पूछते हैं। तो वो एक पूछने का तरीका था। अच्छा एक बात बताइए, आप ये बताइए जी। इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट का तरीका था, हाँ उस कमेटी में 3 मेंबर्स होते थे। जी। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मौजूदा सरकार ने चीफ जस्टिस को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और अब जो नई कमेटी है जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है, उसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। तो फैसला तो कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री करेंगे। चीफ जस्टिस को बाहर क्यों किया आपने? पहला शक तो यहीं से शुरू हो जाता है। शक अगर हो रहा है तो इस बात में आप लोग जा करके चीफ जस्टिस से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के पास जितने बड़े बड़े वकील हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतने रेनाउंड वकील किसी भी पार्टी के पास हो सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ भारत खुद क्यों नहीं इस बारे में बात उठा रहे हैं? वो तो टिप्पणी कर सकते हैं। परसों भी एसआईआर पर कपिल सिब्बल साहब ने 42 मिनट कोर्ट का लिया और 42 मिनट में वो कुछ भी फ्रूटफुल रिपार्केशन चीफ जस्टिस ऑफ भारत के सामने नहीं रख पाए। कोई सत और तथ्य भी कपिल सिब्बल साहब 42 मिनट में नहीं रख पाए। देखिए, शायद आपकी एक गलत फहमी मैं दूर कर दूं। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट, अब मुझे बोलने जी जी प्लीज प्लीज कहिए। कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं होता। कानून बनाना पार्लियामेंट और असेंबली का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट का काम उस कानून के मुताबिक फैसला करने का होता है। अगर पार्लियामेंट के अंदर मोदी साहब कोई कानून बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसी कानून के मुताबिक फैसला करेगा। उसमें ना कपिल सिब्बल कुछ कर सकते हैं, ना कोई दूसरा वकील कुछ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बनाए गए कानून के मुताबिक फैसला करता है। किसी जज, किसी अदालत को यह हक नहीं है कि वो डायरेक्शन दे। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुने हुए लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते। असेंबलीज और पार्लियामेंट कानून बनाती, फैसले उसके मुताबिक किए जाते। राशिद अलवी साहब, 2 सवाल हैं और जो ऑडियंस से हैं, मैं चाहूंगा संक्षेप में उनका जवाब भी जरूर दें। अलवी साहब, मेरा नाम संजीव कपासिया है और मैं माइक को और नजदीक उसी लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं जैसे आप सांसद रहे अमरोहा का, और एक निजी टीवी चैनल में संपादक हूं उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में रहता हूं। कांग्रेस को लेकर मेरा सवाल है। कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश और जहां पर प्रभावशाली होती थी वहां पर बहुत सीटें आप लूज कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए, बिहार में 6 एमएलए। क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से आगे बढ़कर कोई साहसिक कदम उठाने की स्थिति में है? क्योंकि आप भी जानते हैं, आप कांग्रेस के जिस तरीके से पुराने लीडर हैं, क्षेत्रीय दल जब तक हावी रहेंगे। और दूसरा सवाल यह है कि विपक्ष के वोट का जो बिखराव है वो कैसे कांग्रेस रोकेगी? खासतौर से बिहार में ओवैसी ने बड़ा डेंट दिया आपको। देखिए, आप
आपसे मैं अर्ज करूं, लोकतंत्र के अंदर उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं। आपको शायद याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ज़माने में 2 MPs पे सिमट कर रह गई थी। अटल जी जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए थे, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 2 MP थे, अटल जी भी चुनाव हार गए थे। वो नहीं, आपको पुरानी बातें अगर नागवार हैं तो मैं नहीं बोलूँगा। 2 MPs हारे, 2 MPs जीते, और आज उनके पास कितने MPs हैं? 300 से ज़्यादा पिछले उसमें थे। तो कांग्रेस के अंदर हम कमज़ोर हैं, यूपी के अंदर मानता हूँ, बिहार में भी कमज़ोर, कोई शुबा नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी मेहनत कर रही है। आने वाले वक्त के अंदर क्या नतीजे निकलेंगे वो वक्त बताएगा। और पार्लियामेंट में तो हमने यूपी के अंदर, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को कहां पहुंचा दिया। एक आखिरी प्रश्न बिल्कुल संक्षेप में आशीष जी पूछना चाह रहे हैं। जी मेरा सवाल बहुत संक्षिप्त है। सवाल मेरा ये है, माइक को और नजदीक कर लीजिए। कांग्रेस लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है? जितने भी मुद्दे उठा रही है वो जनता उनसे कन्विंस नहीं हो रही है। तमाम ऐसे इलेक्शंस हार रही है जो कि उनको जीतना चाहिए था, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे महाराष्ट्र का हो। मेरे पास मीडिया सुबह से शाम तक आता ही रहता है। एक बड़ी कॉम्पिटेंट लड़की मेरे पास मीडिया से इंटरव्यू लेने आती रही, तो वो एक दिन मुझसे कहने लगी, सर मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन जब मैं उत्तराखंड में जाती हूँ जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, तो मेरे माता पिता कहते हैं मुझसे, बेटे संसार में धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। हम एक रोटी खा लेंगे लेकिन धर्म बचाएंगे, और धर्म सिर्फ नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। कैसे कन्विंस करें भाई, आप बताओ रास्ता। हम तो बात कर रहे हैं, ढूंढना था। सुनो, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, हम बात कर रहे हैं महंगाई की। अब वहां तो आप कह रहे हैं कि हम एक रोटी खाने को तैयार हैं। कैसे कन्विंस करें भाई? इसका कोई तोड़ ढूंढा है क्या आपने? कोई सोल्यूशन है क्या? जिस दिन तोड़ मिल जाएगा उस दिन बीजेपी बाहर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी साहब, इन सवालों के इतने बेबाक तरीके से जवाब देने के लिए और इस मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां।